गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सार्थक पहल बदलाव हमसे है। मैं पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत। और सार्थक पहल के माध्यम से हम पढ़ रहे थे, तीन चीजें एक साथ पढ़ रहे हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, कितनी धाराएं इसमें? अध्याय कितने हैं? 6 अध्याय कितने हैं? 6। पहले अध्याय में 2 धाराएं पढ़ी अपन ने, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। दिनेश कुमार, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का विस्तार कहां पे है? कहां तक है विस्तार? पढ़ लिया ना कल आपने? पहली लाइन में बताया होगा मैंने विस्तार। हाँ बता। धारा 13 12 संपूर्ण भारत में विस्तार कहाँ है इसका? संपूर्ण भारत में विस्तार संपूर्ण भारत में। इस अधिनियम का जो संख्यांक था वो 22 था। आयोग जो अधिनियम संख्यांक कितना है इसका? 22। नहीं लिखा तो कहीं लिख ले। अधिनियम संख्या 22 और इसके लिए अधिसूचना जारी हुई थी 15 जून 2005। 15 जून 2005। क्या ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं? अधिसूचना कब जारी हुई थी? वास्तव में कब ये प्रयोग में लाया गया था? तो अधिसूचना कब? 15 जून 2005 और लागू कब हुआ है? 12 अक्टूबर 2005। उसी प्रकार यदि हम देखें, जैसे कल एक कोर्ट का निर्णय आया एमपीपीएससी के जो प्रारंभिक परीक्षा 2022 उसको लेकर। जैसे ये क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ? तो कब है मध्य प्रदेश? हाँ, ये विवादित क्वेश्चन कौन सा था? निर्वाचन आयोग। और क्या था उसका? फरवरी 1994। फरवरी 1994। और आंसर शीट में क्या सही माना उन्होंने? पीएससी ने 15 फरवरी 1994। यही है? हाँ या ना, कुछ तो बोलो। आप लोग मतलब इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देते। इन सब चीजों को हमें ध्यान देना पड़ेगा ना, तब तो हम कुछ कर पाएंगे। 1.5 घंटा 2 घंटा सिर्फ यहाँ बैठ के पढ़ने से काम थोड़ी चलता है। हमने पहले बोला सचेतता होना ही चाहिए हमारे अंदर, है ना, जागरूकता तो होना चाहिए। हम मोबाइल देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, तो जरूर थोड़ी है कि हम कोई फिल्मों के सीन और ये वही देखते रहे, कोई कथा कहानी सुनते रहे। अच्छी चीजें भी देख सकते हैं, उस पर कोई बैन नहीं लगाया है। क्या सिलेबस दूसरों से पूछ रहे थे ना तुम? सिलेबस क्या है? अब मत पूछना दोबारा किसी दूसरों से। तो क्लियर हुआ ना? तो ये हमें दोनों चीजें पता होना चाहिए कि वास्तविक धरातल में कब आया। हम लोग क्या कभी कभी आधा अधूरा पढ़ लेते हैं और फिर अटल रहते हैं उसके ऊपर कि यही होगा, और वो कभी कभी गलत हो जाता है। तो उसे बहुत देखने की जरूरत होती है। अभी तक किसी किताब में नहीं छपा था ऐसा, अब हर किताब में आ जाएगा। और अब पीएससी दोबारा एक क्वेश्चन इतना हाईलाइट हो गया, दोबारा क्यों पूछेंगे? ठीक है, कंटिन्यू 2 बार पूछ लिया। क्वेश्चन का तरीका अलग होता है, पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। तो संख्यांक अधिनियम संख्यांक 22 और 15 जून 2005। 15 जून 2005। सरिता, क्या नाम है इस अधिनियम का? नाम, विस्तार बताया मैंने। नाम क्या है इसका, इस अधिनियम का?
क्यों नहीं पता? क्यों नहीं पता? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए। आर्टिकल 3 में क्या दिया है इसकी? धारा 3 में क्या दिया है विजय? सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार किनको प्राप्त होगा? ये दिया है धारा 3 में। किनको प्राप्त होगा? हेमलता किसको प्राप्त होगा? लोक अधिकार। हाँ, लोक अधिकार। लोक अधिकारियों को प्राप्त होगा, है ना? हम तो बेवकूफ है, हमें थोड़ी मिलेगा। भारत के सभी नागरिकों भारत के सभी नागरिकों। तो ऐसा बोलो ना, नागरिकों को प्राप्त होगा। किसको प्राप्त होगा? नागरिक सभी नागरिकों को प्राप्त होगा। सभी नागरिकों को प्राप्त होगा। लोक सूचना अधिकारी से हम सूचना मांगेंगे, वो देंगे। हमारा काम क्या है? मांगना, सूचना मांगना। तो कौन कौन मांग सकता है? सभी नागरिक, सभी नागरिक। लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं दी है आर्टिकल 4 में, पढ़ लिया हमने ये। अनुरोध का निपटारा किस आर्टिकल में दिया है, किस धारा में दिया है? सूचना का अधिकार अधिनियम की किस धारा में? धारा 7 में दिया हुआ है। कितने दिन के अंदर देना है? 30 दिन के भीतर, मांगे जाने के 30 दिन के भीतर। प्रिया 8 में क्या दिया है? धारा 8 में प्रकट किए जाने पर, कुछ सूचना प्रकट किए जाने पर छूट दी गई। छूट दी गई है। सूचना के प्रकट किए जाने से छूट। क्या प्रावधान है इसमें? इवने जी आप बताओ, किस किस कंडीशन में छूट दे सकते हैं? सूचना के प्रकाशन, अंदाज से बनाओ मत रहे। आयुर्वेदिक की दुकान नहीं है जो 2-3 कंटेंट मिलाए और कुछ नया बना दिया। ये बनाने वाली चीज नहीं है, ये अधिनियमित है। जो है वही है, उसमें जो विहित है, विहित शब्द बताया ना मैंने, जो उसमें लिखा है वही बताना है। सूचना के किसी प्रकरण में न्यायालय हाँ अर्जुन। सर, भारत की अखंडता हम्म। और सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा। ठीक है, यही सब बातें इसमें होना चाहिए। वैश्विक नातेदारी से संबंधित, विदेशी सरकार के विश्वास में प्राप्त सूचना, ये सारी चीजें, मंत्रिमंडल के कागज पत्र जिनसे उनके अधिकार प्रभावित हो रहे हो, ये सब बात। आर्टिकल 11, आर्टिकल 11 ये शायद नहीं लिखा था। आर्टिकल 11 बड़ा सरल है। पर व्यक्ति सूचना, पर व्यक्ति सूचना, पर व्यक्ति सूचना। पर व्यक्ति सूचना क्या है? पर व्यक्ति सूचना ऐसी कोई जानकारी हो सकती है जो किसी व्यक्ति की गोपनीय है, तो दूसरों को नहीं दी जा सकती, दूसरों को नहीं दी जा सकती। ये सीधी सी बात है ना। कभी कभी क्या होता है, ये विवाह विच्छेद और ये सब मामलों में जो है ना, दूसरों की निगरानी करते रहते हैं। उसको कितना पेंशन मिल रही, तो कितनी पेमेंट मिल रही, तो ये वो, तो इन सब मामलों में कोई जानकारी दूसरे तीसरे व्यक्ति को नहीं दी जा सकती। पर व्यक्ति सूचना पर प्रतिबंध इसमें लगाया गया है। धारा 12 किस अध्याय में है विजय? अध्याय 3 में। केंद्रीय सूचना आयोग कौन करता है नियुक्ति इसकी? योगेश, राष्ट्रपति का किस समिति के अनुशंसा पर? एक समिति, इसमें प्रधानमंत्री होता है, हाँ। और विपक्ष का नेता होता है, और हाँ। एक कोई भी मंत्री, क्या? एक कोई भी केंद्रीय मंत्री, कोई भी केंद्रीय मंत्री जिसे प्रधानमंत्री नाम निर्देशित करते हैं, ये स्पष्ट है इसमें, है ना। क्या संरचना है इसकी विजय बता? संरचना एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 से अनधिक सूचना आयुक्त, जो मुख्य सूचना आयुक्त आवश्यक समय, ये पूरी लाइन है ना। 10 से अनधिक उतने जितने मुख्य सूचना आयुक्त आवश्यक समय, ये इसमें लिखा है। या केंद्रीय सूचना आयुक्त आवश्यक
समझे। सेवा शर्तें कौन निर्धारित करता है इसकी? हेमलता बताओ, सेवा शर्तें कौन निर्धारित करेगा? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार, बहुत बढ़िया। केंद्र सरकार इनकी सेवा शर्तें। 14 में क्या, धारा 14 में क्या प्रावधान है युवने जी? धारा 14 पढ़ा आपने, कल जो पढ़ा था उसको एक बार पढ़ा था। आपका ग्रेजुएशन हो गया है क्या? हो गया कंप्लीट? कल की सूची में आपने अपना नाम नहीं लिखवाया कि हमें फॉर्म भरना ही है या हमें सिलेक्शन लेना ही है, मतलब लेना भी नहीं है आपको, चलो जाने देते हैं। क्योंकि हमने उन लोगों की सूची बनाई कर जिनको प्रारंभिक परीक्षा 100% क्वालिफाई करना है। आपने नहीं लिखवाया उसमें। तो पद से हटाए जाने का प्रावधान धारा 14। अध्याय 4 काय संबंधित है? ये राज्य सूचना में। राज्य सूचना आयोग। दिनेश, कौन करता है नियुक्ति राज्य सूचना आयोग की? राज्यपाल। राज्यपाल करता है। किसकी सलाह पर? हाई कोर्ट के न्यायाधीश की। क्वेश्चन तो देखिए, 3 सदस्यीय समिति की नियुक्ति कौन करता है? तो उसमें किसकी अनुशंसा? राज्यपाल करते हैं, लेकिन कोई समिति उन्हें सिफारिश करती है ना। तो समिति में कौन कौन होता है? मुख्यमंत्री अध्यक्ष हाँ। होते हैं और विधानमंडल के विपक्ष के नेता हाँ, और केंद्रीय मंत्री, ओ सॉरी राज्य मंत्रिमंडल का कोई मंत्री जिसे प्रधानमंत्री नाम निर्देशित, सॉरी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री नाम निर्देशित करते। समझ की जरूरत है अपने को। जो केंद्र में जैसा है वैसे ही राज्य में है। राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल है, प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की जगह राज्य मंत्रिमंडल। यही है, 3 चीजें इसमें अंतर। अब हटाने की क्या प्रोसेस है? हेमलता भी दूसरा ही उत्तर इनको बता रही थी। अब बताओ हटाने की प्रक्रिया। सर राज्यपाल हटाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद, सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद। पदावधि कितनी है? सर पहले 5 वर्ष से 65 वर्ष हाँ। है, लेकिन 2019 में जो संशोधन हुआ उसके बाद 3 वर्ष, 3 वर्ष की सेवा या 65 वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पहले हो, जो भी पहले हो। शास्त्रियों का प्रावधान दिया हुआ है। शास्त्रीय दी हुई है। कितनी शास्त्री लगाई जाती है? यदि ये सूचना देने में लेट कर दे तो कितनी शास्त्री लगाते हैं योगेश? 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से। और हाँ, अधिकतम 25,000 रुपए। अपील का क्या प्रावधान है? 30 दिन के भीतर पहली अपील कर सकते हो, हाँ। दोबारा जो है वो 90 दिन के भीतर अपील कर सकते हैं। जैसे 30 दिन बीत जाने पर भी क्या अपील को स्वीकार कर सकते हैं? क्यों क्यों कर सकते हैं? इस बात का समाधान हो जाने पर, ये लिखा था ना, कारण का समाधान हो जाए, जो उसने कारण बताया वो सही साबित कर दे तो फिर बाद में भी अपील को स्वीकार किया जा सकता है। अब शास्त्री हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अध्याय 6। अध्याय 5 तक हो गया। अध्याय 6 हमें पढ़ना है। श्रद्धा पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण। इसमें शाही डाल दीजिए तो क्या घर ले जाओगे? अध्याय 6 प्रकीर्ण, और आर्टिकल हम पढ़ेंगे इसमें 21। आर्टिकल 21 श्रद्धा पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण। श्रद्धा पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण। श्रद्धा पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण, ये धारा
21 में दिया हुआ। अभी क्या होता है श्रद्धा पूर्वक की गई कार्यवाही? जयंत कुमार बताया जाए, श्रद्धा पूर्वक की गई कार्यवाही। हाँ हाँ वही वाली सद्भावना पूर्ण की गई कार्यवाही। हाँ हाँ नहीं, उसका ये नहीं है। अब सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, कौन सी सूचना देना है, कौन सी सूचना देना नहीं है, ये उसमें विहित है ना। और इस आधार पर यदि उसने कोई सूचना दी है तो कोई व्यक्ति उसके प्रति कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकता, कोई उसके ऊपर दोष नहीं लगा सकता यदि उसने उस अधिनियम के तहत कार्यवाही की। सीधा से स्पष्ट लिखा हुआ है, कोई वाद, दो पक्षों के बीच में कोई विवाद हो, अभियोजन या अन्य कोई विधिक कार्यवाही किसी भी बात के बारे में जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए हैं उसके तहत जानकारी व्यक्ति के विरुद्ध न हो, व्यक्ति के विरुद्ध न हो। भाई हम उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई व्यक्तिगत दुश्मनी निकाल रहे हैं क्या? कोई अभियोजन की बात कर रहे, कोई वाद की बात कर रहे हैं, कोई न्यायालय में विधिक प्रक्रिया चल रही है, उसमें हमें कोई दस्तावेज मांगे गए हैं न्यायालय के द्वारा, इसके द्वारा, तो हमें देना पड़ेगा। ये सद्भावना पूर्ण की गई कार्यवाही है। कभी कभी क्या होता है, जो लोक सेवक होते हैं इनके सामने समस्या आ जाती है। एक विभाग दूसरे विभाग से जानकारी मांगता है, एक विभाग दूसरे विभाग से जानकारी मांगता है, देना पड़ेगा। अब कोई दूसरा व्यक्ति, अब चूंकि उसमें अभियोजन पक्ष चल रहा है तो एक पक्ष का उसमें नुकसान भी हो सकता है, तो वो उसमें दावा नहीं कर सकता कि भाई हमारे विरुद्ध इन्होंने जानकारी क्यों दी। बात क्लियर हो गई? जब कोई अभियोजन चल रहा हो, वाद चल रहा हो या कोई कार्यवाही, विधिक कार्यवाही चल रही हो, तो उसमें यदि कोई जानकारी दी गई है तो व्यक्ति के विरुद्ध न होगी। ये न माना जाए कि उस अधिकारी ने उस व्यक्ति से कोई दुश्मनी निकाले, उसने क्या किया, शासन का काम किया, उसने अपनी जिम्मेदारी निभाई। ये सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही है। अब उसके लिए अब विभाग थोड़ी सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगेगा, उनको तो अर्जेंट चाहिए था, तो वो ले सकते हैं। तो ऐसी कार्यवाही को क्या, ऐसी जानकारी को क्या बोलेंगे, सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही। फिर है अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना, आर्टिकल 22, बड़े शॉर्ट में हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना, अध्यारोही प्रभाव होना, अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना। अध्यारोही क्या होता है? अध्यारोही क्या होता है? मतलब इससे पहले क्या था उससे कोई लेना देना नहीं है। इससे पहले क्या हुआ हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। इसके पहले कोई विधि यदि ऐसी बनी है तो वो इस अधिनियम के आड़े नहीं आएगी, अधिनियम के आड़े नहीं आएगी। और इसके बाद जो भी कार्यवाही होगी इस अधिनियम के तहत होगी, इस अधिनियम के तहत होगी। जैसे उससे पहले एक अधिनियम था, शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923, लिखना नहीं समझना है क्या, शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923। इसके अनुसार क्या था कि कोई भी जानकारी देना नहीं था, सूचना का, तब सूचना का अधिकार ही नहीं था। लेकिन अब सूचना का अधिकार आ गया तो इस अधिनियम के तहत कोई गुप्त बात रखी जाएगी क्या? 1923 के तहत नहीं। जो इस अधिनियम में बताया कि ये गुप्त रखा जाएगा, जैसे संसद की कार्यवाही ये वो गुप्त रखा जाएगा। जो इस अधिनियम में विहित है वही होगा। इससे पहले वाली कोई विधि इससे संबंधित लागू है तो वो क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। मतलब
यहां जहां से चल रहा है, कब? 12 अक्टूबर 2005। तो यहीं से लागू होगा। इससे पहले की जो विधियां इधर उधर बनी थी वो अब इसमें नहीं लागू होगी, वो क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। बात क्लियर हो गई? लिख लो इसे जैसा का वैसा ही। इस अधिनियम के उपबंध, इस अधिनियम के उपबंध शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923, शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से अन्यथा, इस अधिनियम से अन्यथा किसी विधि के आधार पर, किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली, प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे, किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे। बात क्लियर है एकदम? देखो एक उदाहरण दिया है, क्या दिया है इसमें? शासकीय गुप्त अधिनियम, गुप्त बात अधिनियम 1923 या तत्कालिक अन्य किसी अधिनियम के, है ना? और कोई बात हो सकती है, लिखित में हो सकती है, मौखिक हो सकती है, जो पहले प्रचलन में थी। इससे असंगत होते हुए भी, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से असंगत होते हुए, मतलब इसमें बोला कि सूचना देना है और उसमें बोला जा रहा है कि सूचना नहीं देना है, तो भी ये जो अधिनियम है वो प्रभावी होगा। पहले वाला नहीं होगा, ये वाला प्रभावी होगा। बात क्लियर है ना? ये है अध्यारोही प्रभाव। इसके पहले वाली जितनी भी अधिनियम है इससे संबंधित, वो सब इसके अंदर आ गए या शून्य हो गए इससे पहले वाले। अब जो भी लागू होगा वो यही वाला होगा, और इसमें जो जो बता दिया वो होगा। क्लियर हो गया एकदम? आर्टिकल 23, आर्टिकल 23, आर्टिकल 23 न्यायाधीशों, न्यायालयों की, न्यायालयों की अधिकारिता, अधिकारिता का वर्जन। वर्जन है क्या होता है? जैसे आरबीआई, आरबीआई के पढ़ते हैं, आरबीआई के कार्य और आरबीआई के वर्जित कार्य। आपको तो पता होगा, अर्थशास्त्री हुआ है ना? आरबीआई के कार्य और आरबीआई के वर्जित कार्य। वर्जित मतलब जो मना कर दिया, जो वो कार्य नहीं कर सकता। तो ऐसे इसमें क्या दिया है? न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन। वर्जन मतलब नहीं। अब न्यायालय भी यहाँ पर उसके बारे में दिया है, न्यायालय और इस अधिनियम का। क्या लिखा है इसमें? इस अधिनियम के अंतर्विष्ट कोई बात उसको काट दो, गलत शब्दावली बन नहीं रही है, आगे दूसरा लिखेंगे। कोई न्यायालय, कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी आदेश के
आदेश के संबंध में कोई वाद, आवेदन या अन्य कार्यवाही ग्रहण नहीं करेगा, ग्रहण नहीं करेगा। क्योंकि अपन ने देखा ना, इसके लिए एक अलग ही चैनल बना दिए हैं। एक लोक सूचना अधिकारी, फिर प्रथम अपीलीय अधिकारी, फिर सूचना आयुक्त, वहां दूसरी अपील करना है। तो ये सब कुछ तो इधर अलग से चैनल बनाई हुई है। तो फिर यहाँ पर न्यायालय जाने की जरूरत है क्या? नहीं, यहाँ पर न्यायालय जाने की जरूरत नहीं है। न्यायालय किस कंडीशन में जाता है? अपील के थ्रू। जब लोग मतलब सूचना आयुक्त से भी यदि उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पे भी समाधान नहीं हुआ, तब जाके वो अपील में जा सकते। ठीक है, वैसे डायरेक्ट जा सकते हैं क्या न्यायालय में? नहीं। तो इसलिए इसमें लिखा है न्यायालय के अधिकारिता का वर्तन। न्यायालय इन मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही? आर्टिकल नीचे देख के ही बताना। आर्टिकल कौन सा आर्टिकल पढ़ा? 23 है। आर्टिकल 23। 21 में पढ़ा अपन ने श्रद्धा पूर्वक की गई कार्यवाही। 22 में पढ़ा इस अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव पुनः, और 23 में पढ़ा न्यायालय की अधिकारिता का वर्तन। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 अधिनियम का कुछ संगठनों पर लागू न होना। कुछ संगठनों पर लागू न होना। अधिनियम का कुछ संगठनों पर या कतिपय संगठनों पर लागू नहीं होना। तो कुछ संगठन इसमें सूचना दी हुई है धारा 31 के बाद में जो निर्सित की गई है, उसके बाद में अनुसूची भी है। अनुसूची में कुछ संगठनों के नाम दिए हुए हैं। ये अनुसूची मेरे पास में, जैसे आसूचना ब्यूरो, राजस्व आसूचना निदेशालय, केंद्रीय आसूचना निदेशालय, केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो, ईडी प्रवर्तन निदेशालय, विशेष सीमांत बल, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल, जितने भी पुलिस बल वगैरह, सीमा सुरक्षा संगठन, डीआरडीओ है, सीमा सड़क बोर्ड है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो है, राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड है, सामरिक सेना कमान है। ये कुछ संगठन ऐसे हैं जिनकी सूचना नहीं दी जा सकती। क्लियर है? एकदम ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो अधिनियम का कतिपय संगठनों पर लागू न हो। आम आदमी जो है इसकी जानकारी मांग नहीं सकता। करेगा भी क्या? करेगा भी क्या? मतलब जानकारी लेके उसका दुरुपयोग ही करेगा। किसी आतंकवादी संगठन को दे सकता है, कोई कहीं पे दे सकता है, तो उससे देश का नुकसान होगा। तो इसलिए ऐसे संगठनों को सूचना के अधिकार के दायरे से बाहर रखा गया है। और किस धारा में है ये? 24। धारा 25 मॉनिटर करना और रिपोर्ट करना। 25 मॉनिटर करना व रिपोर्ट करना। मॉनिटर करना व रिपोर्ट करना किसको देता है? ये अपनी रिपोर्ट किसको देगा है? केंद्रीय सूचना आयोग जो है वो केंद्र हाँ, सरकार को और हाँ, राज्य राज्य सरकार को देगा। अब इसमें क्या दिया है? जैसे यथास्थिति, पहले सुन लो। पहले केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग प्रत्येक वर्ष के अंत के पश्चात एक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसकी एक प्रति समुचित सरकार को भेजेगा। समुचित सरकार लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? समुचित सरकार। अब परिभाषा में हम जाते हैं तो वहां समुचित सरकार की परिभाषा दी है।
वो समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो छोटे थोड़ी सी गलती के कारण हमारे दिक्कत हो सकती है। समुचित सरकार दिया हुआ। अपन ने देखा कि हर विभाग में एक लोक सूचना अधिकारी होगा, लोक सूचना अधिकारी होगा। तो सबसे पहले तो केंद्र सरकार के लिए केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सरकार के लिए राज्य सूचना आयोग। अब समुचित सरकार में क्या क्या, पहले ये समझना पड़ेगा कि क्या क्या आ सकता है। जैसे LIC है, वो अपने आप में समुचित सरकार है, तो LIC में जो लोक सूचना अधिकारी होगा वो उसका सर्वे सर्वा होगा, जो LIC का हेड जो होगा वहां तक पहुंचाएगा, सीधी सी बात है। तो समुचित सरकार में क्या है, केंद्र सरकार, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सारभूत रूप से वित्त पोषित किया जाता है, तो वह केंद्र सरकार अभिप्रेत है। केंद्र सरकार से जितने भी संगठन संस्थान है जिनको राशि प्रदान की जाती है, तो वो सब काय के अंतर्गत आएंगे, केंद्रीय सरकार के अंतर्गत। ये समुचित सरकार की परिभाषा दी है। उसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा संगठित, गठित, उसके स्वामित्वाधीन, निर्माणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सारभूत रूप से वित्त पोषित किया जाता है, तो वो राज्य सरकार होगी। ठीक, तो अब सूचना, अब यह देखें किसको रिपोर्ट करेगा। हर विभाग का एक लोक सूचना अधिकारी है। ठीक है, अब वहां देखेंगे समुचित सरकार में वो किस सरकार के अधीन है, केंद्र सरकार के अधीन है या फिर राज्य सरकार के अधीन है। यदि कोई संगठन ऐसा है जिसका वित्त पोषण राज्य सरकार से हो रहा है, तो वहां का जो लोक सूचना अधिकारी होगा अपनी रिपोर्ट जो है किसको देगा, राज्य सरकार को देगा, क्योंकि उनके लिए समुचित सरकार कौन सी होगी, राज्य सरकार। उसी प्रकार केंद्र से वित्त पोषित कोई NGO है, कोई संस्थान है, तो वो अपनी जानकारी एक रिपोर्ट बनाकर वार्षिक प्रतिवेदन किसको देगा, केंद्र सरकार को देगा। तो ये समुचित सरकार की परिभाषा दी है। किस धारा में दी है समुचित सरकार की परिभाषा? 25। मुझे पता था, पर पता था कि 25 बोलेंगे, लेकिन आप बोलोगे ये नहीं पता था। किसी धारा में नहीं दिया है, यही तो गलती है। धारा 2 में परिभाषा दी, कल पढ़ा अपन ने पूरा। अब मैंने बोला जब भी ऐसा कुछ पूछे तो आप धारा 2 के अधीन बताएंगे, इसमें परिभाषा दी है ना पूरी। समुचित सरकार, विहित, ये सब परिभाषा, लोक सूचना अधिकारी, लोक सेवा अधिकारी, सब पढ़ा ना अपन, ये सारी परिभाषा इसमें दी हुई है। काय में दी है, धारा 2 में दी हुई, भूलना नहीं इसे। जब भी परिभाषा की बात करें तो हम सीधा धारा 2 पे पहुंच जाएंगे, फिर वहां डिसाइड करेंगे कि अब 2 के काय में है, लेकिन पहले तो कहां पहुंच जाएंगे, 2 में। 3 और 4 दिया है तो खारिज, 3 और 4 तो हो ही नहीं सकता। तो मॉनिटर करना, वो रिपोर्ट करना, क्लियर हो गया ना। किसको देगा, समुचित सरकार को भेजेगा। अब धारा 26 समुचित सरकार द्वारा कार्यक्रम तैयार किया जाना। समुचित सरकार द्वारा कार्यक्रम तैयार किया जाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। कार्यक्रम तैयार किया जाना मतलब जो नियम कानून बनाने का है वो समुचित सरकार बनाएगी। भाई कितने दिन में सूचना देना है, कैसे सूचना देना है, क्या करना है, ये पूरे नियम बनाना समुचित सरकार का। पहले भी बताया अपन ने, सेवा शर्तें, ये सब जो है वो समुचित सरकार। केंद्र सरकार केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सरकार राज्य सूचना आयोग। 27 नियम बनाने की समुचित सरकार की शक्ति। नियम बनाने की समुचित सरकार की शक्ति। नियम बनाने की समुचित सरकार की शक्ति। अब देखो क्या होता है, जो सूचना का अधिकार अधिनियम जो है उसमें
कुछ प्रावधान तो दे दिए हैं। कब बनाई? 2005 में। आज कौन सा सन चल रहा है? 2023 चल रहा है। पक्का है? भूल जाता हूं मैं कभी कभी। 2023 चल रहा है, 2005, 2023 काफी समय हो गया, अंतराल हो गया, तो कुछ परिवर्तन भी करना पड़ सकता है। तो परिवर्तन करने की, अपनी कार्यवाही को सरल सुलभ करने की या मितव्ययिता पूर्ण करने के लिए कोई नियम बनाना है तो कौन बनाएगा? समुचित सरकार बनाएगी। मतलब केंद्रीय संगठन है तो उसके लिए केंद्र सरकार, राज्य स्तर पे कोई संगठन है तो उसके लिए राज्य सरकार। नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? समुचित सरकार के पास है। समुचित सरकार को बड़े अच्छे से परिभाषित कर दिया, समझ में भी आ गया। तो अब इतना ही लिखना है कि नियम बनाने की शक्ति किसके पास? समुचित सरकार के पास में। अब यह पूछ सकते हैं कि केंद्र कोई भी एक विभाग दे दिया और उसके लिए सूचना से संबंधित नियम बनाने की शक्ति किसके पास में होगी? केंद्र सरकार के पास में। राज्य सरकार, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ऐसे ऑप्शन दे सकते हैं, कंफ्यूज करने की कोशिश कर सकते हैं। तो फिर हम देखेंगे कि ये जो संगठन है ये समुचित सरकार में कहाँ फंस रहा है, केंद्र के अधीन या राज्य के अधीन। क्लियर हुई बात एकदम। अगला लिखेंगे 28, नियम बनाने की सक्षम प्राधिकारी की शक्ति। सक्षम प्राधिकारी की शक्ति। सक्षम प्राधिकारी की शक्ति। अब सक्षम प्राधिकारी क्या है ये भी हमें कहां जाना पड़ेगा? परिभाषा में, धारा 2 में जाना पड़ेगा। सक्षम प्राधिकारी दिया हुआ है इसमें, समुचित सरकार, लोक सूचना अधिकारी, मुख्य सूचना आयुक्त और फिर है सक्षम प्राधिकारी। सक्षम प्राधिकारी स्पष्ट दिया हुआ, 2 इंग में दिए इसकी परिभाषा। धारा 2(5) में दिया हुआ, धारा 2(5) में दिया है सक्षम प्राधिकारी। लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा की, समझेंगे इसे, नियम सक्षम प्राधिकारी कौन है? सक्षम प्राधिकारी यहाँ पे कौन कौन पूछ सकते हैं? तो लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा की या किसी ऐसे संघ राज्य क्षेत्र की जिसमें ऐसी सभा है दशा में अध्यक्ष या सभापति जो होगा वो कौन होगा? सक्षम प्राधिकारी होगा। जैसे लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति, ऐसे जितने भी विभाग हैं उसमें जो भी उसका अध्यक्ष होगा वही क्या कहलाएगा? उसके लिए सक्षम प्राधिकारी। जैसे जिला पंचायत, सक्षम प्राधिकारी जिला पंचायत सीओ, ठीक, वो अपने लिए नियम बनाएगा कि भाई सूचना का अधिकार के तहत कोई भी आवेदन आता है तो हमें 2 बजे तक लेना है। जब भी सूचना देना होगा तो शाम को 5 बजे जो है हम या तो व्यक्ति को यहां बुलाकर दे देंगे, नहीं आता तो उसको बाई पोस्ट कर देंगे। ये व्यक्ति पोस्ट करने का काम करेगा। तो ऐसे नियम बनाने की शक्ति जो होगी वो किसके पास में होगी? सक्षम प्राधिकारी के पास। और सक्षम प्राधिकारी कौन है ये हमने बता दिया। जैसे न्यायालय से संबंधित है तो उच्चतम न्यायालय की दशा में भारत का मुख्य न्यायमूर्ति वो सक्षम प्राधिकारी होगा। न्यायालयीन प्रक्रिया की जब भी बात आती है तो कौन? भारत का मुख्य न्यायमूर्ति। यदि किसी उच्च न्यायालय की दिशा में आता है तो फिर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति। संविधान के अधीन कोई गठित संस्था है तो उसका यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल। संवैधानिक कोई पद है या संवैधानिक कोई संस्थान है तो उसके लिए कौन देगा? राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल। ये सक्षम प्राधिकारी इसमें दिए हुए हैं। बात क्लियर हो गई एकदम? जो भी दिया है तो वो सक्षम प्राधिकारी को जैसे नियम बनाते हैं तो उसको अंतिम रूप से सर्टिफाई कौन करेगा? सक्षम प्राधिकारी। अब नियमों को रखा जाना, आर्टिकल 29, आर्टिकल 29 नियमों को रखा जाना। अब
नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? नियम बनाने की शक्ति शक्ति किसके पास है? समुचित समुचित सरकार के पास में है। लेकिन सरकार में बहुत कम लोग होते हैं, है ना, कम लोग होते हैं। और विधानमंडल में, संसद में ज्यादा होते हैं। तो नियम बनाने के बाद में उसे संसद के समक्ष रखना होता है। बात क्लियर हो गई? नियम बनाने की शक्ति तो सक्षम समुचित सरकार के पास में है। लेकिन 29 में क्या बोला है? नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष कुल 30 दिवस की अवधि में रखना होता है। मतलब सत्र जब चल रहा हो तो 30 दिवस के अंदर रखना है। 30 दिवस के अंदर रखना है, या जब सत्र प्रारंभ हो तब रख देना। मतलब उसमें अनुमोदन लेना है फिर, है? सरकार की जानकारी में वो सरकार तो बनाती है, लेकिन जो संसद है, विधानमंडल है, इसके अधीन भी हमें रखना है, इनके पटल पर रखना है। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। वह कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति, आर्टिकल 30, कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति बड़ा सरल सा है। यह अधिनियम बन गया, कोई नियम बन गया उसका, वो नियम जो है वो मान के चलो कि कुछ परेशान करने वाला है, दूसरी धाराएं, दूसरा कुछ उससे प्रभावित हो रही है, तो फिर यथाशीघ्र जो है वो सदन के समक्ष रखा जाएगा और देखा जाएगा, उसको सरलीकरण करने की कोशिश की जाएगी। क्लियर है? तो कौन करेगा? लेकिन संसद करेगा, सरकार नहीं करेगी। कौन करेगी? संसद। ठीक है? तो कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। और धारा 31 निरसित हो गई, तो इसे पढ़ने की जरूरत ही नहीं। कितनी अनुसूची बताया मैंने? 2 अनुसूची बताया था इसकी। पहली अनुसूची बड़ा क्वेश्चन है, किसी ने नहीं पढ़ा होगा। कोई बता सकता है? ऑनलाइन ऑफलाइन वाला, कोई भी। ऑनलाइन वालों से पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूं। पहली अनुसूची में क्या है? ऑफलाइन वाले तो नहीं बोल पाए, ऑनलाइन वाले शांतनु जी, जयंत कुमार जी, कोई बता सकता है? अनुसूची 1 धारा 13 में क्या बोला? पदावधि, सेवा शर्तें, ये तो धारा 13 में है। ठीक, किसकी? केंद्रीय सूचना। तो धारा 13(3) में जो दिए है कि ये शपथ लेगा, धारा 13(3) में शपथ का प्रावधान है। शपथ का प्रावधान है, तो पहली अनुसूची में सूचना आयुक्त की शपथ क्या दी है? शपथ। मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयुक्त, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की आयुक्त द्वारा ली जाने वाली शपथ या किए जाने वाली प्रतिज्ञान का प्रारूप, किए जाने वाले प्रतिज्ञान का प्रारूप। वही संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा, अखंडता, एकता, ये वाली शपथ लेते हैं। क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन बनता है 13.3 में बोला है कि शपथ कौन दिलाएगा? ये लिखा है भाई, इनको पद ग्रहण करने से पूर्व, नियुक्ति के बाद पदभार ग्रहण से करने से पूर्व शपथ लेना पड़ता है। कौन शपथ दिलाता है ये भी नहीं बताया होगा मैंने।
धारा 13(3) में केंद्रीय सूचना आयुक्त को राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति, और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयुक्त, इनको शपथ कौन दिलाएगा? 16(3) के तहत राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई व्यक्ति। क्लियर हो गया? शपथ कौन दिलाता है? शपथ केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित कोई व्यक्ति। धारा कौन सी बताया मैंने? 13(3). और मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त 16(3) के तहत राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नाम निर्देशित कोई व्यक्ति। क्लियर हो गया? और शपथ का प्रारूप कहां दिया हुआ है? तो इसमें 16(3) मत कहते हैं, उसमें तो सिर्फ इतना बताया है कि इनको शपथ लेना पड़ेगा, लेकिन वो शपथ क्या होगी ये काय में दिया हुआ है? प्रारूप काय में दिया हुआ है? अनुसूची 1, एनेक्सर 1, एनेक्सर 1 पहली अनुसूची। एनेक्सर 2 बता दिया हमने। क्या बताया हमने? अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि कुछ संगठन जो इससे बाहर है, सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे के बाहर है। बताया था, जैसे आसूचना ब्यूरो, राजस्व आसूचना निदेशालय, केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय, विशेष सीमांत बल, सीमा सुरक्षा बल, ये जितने भी संगठन है उनकी सूची दी हुई है। 26 संगठन थे, लेकिन उसमें से कुछ कम ज्यादा कर दिए गए हैं। क्लियर हो गई बात है? तो ये हमने पढ़ा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। अब हम कुछ बातें धारा 13 की करेंगे और धारा 15 की, नहीं 12 और 15, मतलब केंद्रीय सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त, इससे संबंधित कुछ बातें करेंगे। तो केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, अब थोड़ा शॉर्ट में पढ़ेंगे, जल्दी भी पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत कुछ इसमें हम पढ़ चुके हैं। कुछ बातें यदि नोट करना हो तो वो बताएंगे। कैसे गठन हुआ इसका? केंद्र सरकार की अधिसूचना द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग का गठन धारा 12 ठीक है, सीधा सा है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 12 के तहत कैसा संस्थान है ये? प्रकृति कैसी है इसकी? संवैधिक है। संविधान में कहीं उल्लेख है क्या? नहीं, इसका अलग ही संविधान है ये, जिसमें कितनी धाराएं हैं? 31 धाराएं हैं, 6 अध्याय हैं, पढ़ा ना अपन ने। तो ये संवैधिक निकाय है, संवैधिक निकाय के रूप में कौन करता है नियुक्ति? राष्ट्रपति। एक समिति की अनुशंसा पर नियुक्ति राष्ट्रपति, एक समिति की अनुशंसा पर। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? केंद्रीय सूचना आयुक्त। प्रथम मुख्य केंद्रीय सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह। वर्तमान में कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा। मुख्यालय कहां पर है इसका? केंद्रीय सूचना आयोग का? दिनेश कुमार? नई दिल्ली। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कब स्थापना हुई थी? 12 अक्टूबर 2005। 12 अक्टूबर 2005।
अब एक सरल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं हेमलता से, जवाब दे, है ना। केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य क्या है? सूचना सभी तक पहुंचाना। हाँ जी, क्या कार्य है? रात भर रामायण पढ़ी हमने, अब आगे पता है आपको, है ना। लोग बाग रात भर पढ़ते हैं, दो रात से पढ़ रही है, मान के चलो। सूचना को सभी नागरिकों तक पहुंचाना। सूचना को सभी नागरिकों तक पहुंचाना। गलत बोला ना, बदबू आ रही यहाँ तक मुझे, आप बताओ। समझ जाने का। हाँ क्या ऑनलाइन वाले बताए नहीं? अब ये नए मोबाइल से मीटिंग बनाई है तो मुझे तो नाम भी नहीं दिखते इसमें। हाँ योगेश, मांगी जाने पर सूचना देना। मांगी जाने पर सूचना देना। प्रिया आप बताओ, परीक्षा की घड़ी है ये, ऐसे क्वेश्चन में तो पहचान होती है, रट्टू तोता कौन है, समझदार कौन है, ऐसे समय में पहचान होती है। ऐसे क्वेश्चन बने ही होते हैं, बोध वाले प्रश्न है ये, है ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने आप को शार्प माइंड के समझते हैं, तो वो क्या करते हैं, फैक्ट रट लेते हैं, है ना। लेकिन 40% पेपर फैक्ट के आधार पर है आता है, और 60% जो होता है बोध के आधार पर आता है, समझ के आधार पर आता है, और यही क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करते रहते हैं। अरे हमने अपील के बारे में देखा, अपील ही तो जाती है इनके पास में, इनका काम है समय पर सूचना नहीं दी है तो उसके ऊपर कार्यवाही करना, बस इतना सा काम है इनका। वो तो लोक सूचना अधिकारी है ना, सूचना देने के लिए। सूचना देना किसका काम है? लोक सूचना अधिकारी का। तो सूचना आयुक्त का काम क्या है? यदि किसी ने समय पे सूचना नहीं दी है, कोई शिकायत आ गई है, तो उसके ऊपर कार्यवाही करना, बस। बात समझ में क्लियर एकदम? लिखेंगे कार्य, अब लिखवाना पड़ेगा, मुझे लगा समझ में आ गया है आप लोगों के। आयोग किसी व्यक्ति की शिकायत, आयोग किसी व्यक्ति की शिकायत जो सूचना प्राप्त करने में असमर्थ रहा हो, या उसे सूचना देने से मना कर दिया गया हो, मना कर दिया गया हो, उसे गलत या भ्रामक सूचना दी गई हो, सूचना के एवज में ज्यादा फीस ले ली गई हो, कि जांच व निराकरण करना, जांच व निराकरण करना, जांच व निराकरण करना। क्लियर एकदम? आगे देखिए, वैश्विक संदर्भ में देखिए तो सबसे पहले किस देश में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था? ये तो जयंत को पता है, जयंत कुमार जी। नहीं पता, कोई बात नहीं। 1766 में स्वीडन, 1766 विश्व में सर्वप्रथम कहां पर? स्वीडन में। और भारत का विश्व में 5वां स्थान, भारत का विश्व में 5वां स्थान है। अब सरल सा क्वेश्चन, और ये सूचना आयुक्त जो है या केंद्रीय सूचना आयोग है, किस विभाग के अधीन आता है? लिखेंगे भारत सरकार का कार्मिक प्रशासन मंत्रालय,
कार्मिक प्रशासन मंत्रालय इसकी नोडल एजेंसी है, नोडल एजेंसी है, नोडल एजेंसी है। अब सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त किसी भी पद पर नियुक्त हो तो उसके लिए क्या योग्यताएं हैं? क्या योग्यताएं हो? क्या योग्यताएं हो? किसी को पता है कि क्या योग्यता होना चाहिए? तो लिखेंगे विधि योग्यताएं, ऐसे ही डाल दें, विधि, विज्ञान एवं तकनीकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, पत्रकारिता, जनसंचार, जनसंचार, प्रशासन आदि का अनुभव होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य न हो, कुछ वर्जित योग्यताएं बोल सकते हैं इसे, है ना। संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य न हो, किसी राजनीतिक दल से संबंधित लाभ के पद पर न हो, यहां डायरेक्ट नहीं लिख सकते हम, किसी लाभ के पद पर न हो। जो IAS अफसर है ये वो उन्हीं को नियुक्त कर सकता है, इसमें तो लाभ के पद पर तो होगा, तो उस पद को छोड़कर अन्य लाभ का पद धारण नहीं कर सकता हूँ, ये हो सकता है? लेकिन राजनीतिक व्यक्ति को इसमें शामिल करेंगे क्या? जो किसी दल में हो उसको शामिल नहीं कर सकते। कोई लाभ का व्यापार न करते हो, तीसरी वर्जित योग्यता कौन सी है? कोई लाभ का व्यापार न करते हो। अब प्रमुख प्रावधान देखेंगे, सूचना कैसे देना है उसके प्रमुख प्रावधान तो पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी कहीं लिख के रख लो। तो कौन सूचना मांग सकता है? हेमलता, दोबारा क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। भारत के नागरिक, कोई भी सामान्य नागरिक सूचना मांग सकता है, ठीक है। अब मांग ली सूचना तो कितने दिन के अंदर देना है? 30 दिन के भीतर उपलब्ध कराना है। लेकिन जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित हो तो फिर 48 घंटे के भीतर उपलब्ध कराना है। बस 3 शर्तें। कोई भी व्यक्ति सूचना मांग सकता है, कोई भी सामान्य नागरिक सूचना मांग सकता है, 30 दिन के अंदर सूचना देना है, या व्यक्तिगत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है तो 48 घंटे के भीतर सूचना उपलब्ध कराना है। ये प्रमुख प्रावधान है। रिपोर्ट सबको पता है, किसको देते हैं? समुचित सरकार को देते हैं, मतलब केंद्रीय सूचना आयोग केंद्र सरकार को देगा, और वो राष्ट्रपति, वो जो केंद्र सरकार है किसको देंगे? संसद के समूह। राष्ट्रपति का कोई रोल इसमें नहीं है, ठीक। ऐसे ही राज्य सूचना आयोग राज्य सरकार को देगा, और राज्य सरकार जो है वो राज्य विधानमंडल के समक्ष रखेगा। कौन कौन से संगठन इसके दायरे में नहीं है तो वो सब बता दिया मैंने, जैसे IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ED, प्रवर्तन निदेशालय, तो ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं। सबसे पहले मुख्य सूचना आयुक्त तो कौन थे? वजाहत हबीबुल्ला। वर्तमान में कौन है? यशवंत कुमार सिन्हा। इससे पहले कौन थे? ये हमने बहुत पढ़ा था, इससे पहले वाले विमल जुल्का, विमल जुल्का। उससे पहले नहीं,
HL दत्तू जो है वो मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष थे, है ना? ये क्वेश्चन बना था पीएससी में। यस सर, आपको याद था। मैं नहीं बताया था, है ना? एक्चुअली क्या हुआ था, 2014 का पीएससी दे रहा था मैं, है ना? 2014 का पीएससी जब शुरुआत में जब पेपर मिला ना, तभी मुझे ये क्वेश्चन दिख गया और मुझे HL दत्तू जी का नाम याद आ रहा था, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा था ये है, और मैं वो नाम याद कर रहा था जिसे भूल रहा था। अब अचानक पेपर समाप्त हो गया, मैं लिखने वाला था HL दत्तू, कुछ याद नहीं आ रहा तो यही लिख देता हूँ, लेकिन उसी समय मुझे वो नाम याद आ गया जिसे मैं बहुत देर से याद कर रहा था, लिख के आ गया और बाहर जैसे ही आया गलत भी हो गया। तो ऐसा हो जाता है, ठीक है? तो गलतियां कभी भी किसी से भी हो सकती है। सबसे पहले कहाँ लागू किया था ये? स्वीडन 1766 में। भारत का कौन सा स्थान? 5। तो उसके बाद में फ्रांस में 1978 में लागू किया गया, कनाडा में 1982 में, मैक्सिको में 2002 में, और भारत में कब लागू किया दिनेश कुमार? हमसे पूछा मत करते हैं, आपको जो बकना है बक दो, हमसे पूछो मत कहना आप, बस नहीं तो कल से आएंगे नहीं कहना। 2005 में, इतनी देर से बता रहा हूं मैं, 2 दिन से, कब लागू किया? 2005, और आप ऐसे दांत दिखाते हो जो कि अच्छे भी नहीं दिखते। अब मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग, इसके बारे में 2-4 बातें पढ़ लेते हैं। तो कैसे स्थापना की गई है? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के तहत सांविधिक निकाय के रूप, क्लियर एकदम, सांविधिक निकाय के रूप में कौन करते हैं नियुक्ति? राज्यपाल। समिति बता दी मैंने, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति के अनुशंसा पर। कार्यकाल कितना? 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। स्थापना कब हुई? 22 अगस्त 2005। 22 अगस्त 2005। 22 अगस्त 2005। 22 अगस्त 2005। केंद्रीय की 16 अक्टूबर 2005, नहीं 12 अक्टूबर, 12 अक्टूबर 2005। और ये कब? 22 अगस्त 2005। कोई तर्क मत लगाना कि पहले केंद्र में की होगी फिर राज्य में की होगी, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो केंद्र में 12 अक्टूबर 2005 और मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग की स्थापना 22 अगस्त 2005। पहले अध्यक्ष कौन थे? TN श्रीवास्तव। TN श्रीवास्तव। TN श्रीवास्तव। अब बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछने वाला विजया से पूछूंगा, लेकिन क्योंकि अभी इससे पहले सबसे पूछा था, किसी ने जवाब नहीं दिया था, तो अब क्वेश्चन तो पता चल गया होगा, है ना? अभी नहीं पूछ रहा हूँ, अभी पूछूंगा। अभी तो ये है, प्रथम अध्यक्ष कौन है? TN श्रीवास्तव। वर्तमान में कौन है? अरविंद कुमार शुक्ला जी। अरविंद कुमार शुक्ला जी। अरविंद कुमार शुक्ला। तो क्वेश्चन ये था मेरा, राज्य सूचना आयोग के क्या कार्य है? वही कार्रवाई करना, क्या? मतलब सूचना ना मिलने पर गलत गुड, सूचना। यही मतलब समझ में तो आ गया ना। सूचना देना तो इनका काम नहीं है। नहीं, क्या है? किसी व्यक्ति की शिकायत जो किस संबंध में होगी, सूचना नहीं दी गई, गलत दी गई है, भ्रामक दी गई है, लेट दी गई है, जो सूचना दी गई है वो उसकी फीस ज्यादा ली गई, इससे संबंधित जो भी शिकायत होती है उसका निराकरण करना, ये राज्य सूचना आयोग का कार्य है। अब जैसे हटाने का प्रावधान, तो त्यागपत्र राज्यपाल को दे सकते हैं, राज्यपाल हटा भी सकते हैं, लेकिन कैसे? सुप्रीम कोर्ट की जांच के पश्चात। हाई कोर्ट लिखना भी मत उसमें करते, सुप्रीम कोर्ट की जांच के पश्चात। रिपोर्ट किसको सौंपते हैं? वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को, समुचित सरकार को। कैसा निकाय है ये? सांविधिक निकाय है। योग्यताएं वगैरह सेम वैसी ही रहेगी, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। कार्यकाल सेवा शर्तें सब पता है, 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, दोबारा नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। त्यागपत्र राज्यपाल को सौंप सकते हैं।
प्रमुख प्रावधान तो वही है, 30 दिन के भीतर सूचना देना है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता या जीवन से संबंधित हो तो फिर 48 घंटे के भीतर देना है। वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार को सौंपा जाता है। राज्य सरकार जो है वो विधानमंडल के पटल पर रखवाती है। क्लियर एकदम। प्रमुख सूचना आयुक्त यदि देखें तो पहले कौन थे? टीएन श्रीवास्तव, फिर पदपाणी तिवारी, मोहम्मद इकबाल अहमद, केडी खान, अरविंद शुक्ला जी। अरविंद शुक्ला 30 मार्च 2019 से चल रहे हैं। फिर जुर्माना कितना दे सकते हैं? 250 प्रतिदिन 250 रुपए से लेकर अधिकतम 25,000 रुपए तक संबंधित लोक सूचना अधिकारी पर जुर्माना लगाया जा सकता है। जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लाया गया था? जल्दी से बताना। 2005। सूचना के अधिकार में किस वर्ष संशोधन किया गया? 2019। केंद्रीय सूचना आयोग कैसा निकाय है? सांविधिक निकाय है। केंद्रीय सूचना आयोग की संरचना में क्या क्या शामिल है? एक मुख्य आयुक्त और अधिकतम 10 आयुक्त। अधिकतम 10 आयुक्त। क्लियर एकदम। केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की पदावधि कितनी होती है योगेश जी? 3 वर्ष या 65 वर्ष। 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, जो भी पहले हो। केंद्रीय सूचना आयोग की सेवा शर्तें किसके समान होती है? अब देखो यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो गया। केंद्रीय सूचना आयुक्त की सेवा शर्तें किसके समान होती है? विकल्प देखो। भारत के मुख्य न्यायाधीश के समान, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के समान, भारत के मुख्य सचिव के समान, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के समान। मुख्य चुनाव आयुक्त के समान। किसके समान? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के समान। सर आपसे क्वेश्चन है? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई सूचना कितने दिनों के भीतर उपलब्ध कराई जाती है? 30 दिनों के भीतर। ठीक। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई जानकारी जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सूचना कितने दिनों के भीतर देना है दिनेश? 48 घंटे के भीतर देना है। बहुत ही बढ़िया। राज्य के सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते किसके समान होते हैं? हिमलता। राज्य के सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते किसके समान होते हैं? क्वेश्चन हमने नहीं किया था डिस्कस, है ना? किसके समान होते हैं? बड़ा सरल सा है। राज्य के कैबिनेट मंत्री के समान। विकल्प बता रहा हूं मैं, उत्तर नहीं बताया मैंने, विकल्प बताए। राज्य के कैबिनेट मंत्री के समान, राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान, राज्य के मुख्य सचिव के समान, राज्य निर्वाचन आयुक्त के समान। राज्य मुख्य सचिव के समान। मुख्य सचिव के समान वेतन भत्ते। अब केंद्र की बात करें तो केंद्र मुख्य सचिव के समान। क्लियर हो गया ना? जो क्वेश्चन छूट गया था। राज्य के मुख्य सचिव के समान। राज्य के मुख्य सचिव के समान। केंद्रीय सूचना आयोग की, ये क्वेश्चन भी बड़ा महत्वपूर्ण है। केंद्रीय सूचना आयोग की प्रथम महिला मुख्य आयुक्त कौन थी? केंद्रीय सूचना आयोग की प्रथम महिला मुख्य आयुक्त कौन थी? कोई बता सकता है क्या? श्रीमती दीपक संधू। उत्तर है श्रीमती दीपक संधू। केंद्रीय सूचना आयोग की प्रथम महिला मुख्य आयुक्त श्रीमती दीपक संधू। दीपक संधू। आयुक्त एवं सदस्यों के कदाचार के मामलों पर हटाने की शक्ति किसमें निहित है? आयुक्त एवं सदस्यों के कदाचार के मामलों पर हटाने की शक्ति किसमें निहित है?
अगर जैसे केंद्र का है तो सुप्रीम कोर्ट के आधार पर हाँ जांच के आधार पर जो है राष्ट्रपति, और राज्य का है तो हाँ, ठीक है। सुप्रीम अब देखो, कोर्ट, जांच के आधार पर ऑप्शन देख लेते राज्यपाल। ऑप्शन देख लेते पहले, है ना। आपने जो बोला बिल्कुल सही बोला, ऑप्शन देख लेते। आज का आखिरी क्वेश्चन है वैसे भी। पहले दिया राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति के पास, क्या सही है? हाँ? सही नहीं है, अभी हो सकता है उसके बाद वाला इससे भी ज्यादा सही हो, है। दूसरा है संसद के पास, ये तो गलत है, गलत है। तीसरा दिया है उच्चतम न्यायालय जांच के बाद राष्ट्रपति के द्वारा, और फिर दिया है केंद्र सरकार द्वारा, तो सी नंबर का सही है ना, उच्चतम न्यायालय जांच के बाद राष्ट्रपति के द्वारा। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। मिलते हैं कल ऐसी बेहतर क्लास के साथ में। सार्थक पहल के साथ जुड़ने के लिए, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।